नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का समय 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान का पटना बिहार में स्थित थी। स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पालिब्रोथस अर्थात पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का आरंभिक जीवन इसके आरंभिक जीवन के लिए बौद्ध ग्रंथ ही मुख्य स्रोत हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पिता मौर्य नगर का प्रमुख था। जब वह अपनी माता के गर्भ में था तभी उसके पिता सीमावर्ती युद्ध में मारे गए थे। उसकी माता अपने भाइयों द्वारा पाटलिपुत्र के सुरक्षा की दृष्टि से पहुंचा दी गई थी। यहीं चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही वह एक गोपालक को समर्पित कर दिया गया। गोपालक ने गौशाला में अपने पुत्र की भांति उसका लालन पालन किया। कुछ बड़ा होने पर गोपालक ने उसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया। अब वह शिकारी के यहाँ पलने लगा। वह प्रतिभा संपन्न था, इसलिए शीघ्र ही उसने अपने हम उम्र बालकों में प्रमुखता हासिल कर ली थी। वह बालकों की मंडली का राजा बनकर आपसी झगड़ों का निपटारा किया करता था। एक दिन जब वह राजकिलम खेल अर्थात राजकीय खेल में मग्न था, चाणक्य उधर से गुजर रहा था। उसने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से चाणक्य ने इस बालक के भावी गुणों का अनुमान लगाया। उसने शिकारी को 1000 कारशापण देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। तत्पश्चात चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गया, जहां उसने चंद्रगुप्त को सभी विद्याओं में निपुण बनाया। चंद्रगुप्त का विजय अभियान। सामान्यतः चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का क्रम: पहला पंजाब सिंध पर विजय, दूसरा मगध पर विजय, तीसरा सेल्यूकस से संघर्ष एवं संधि, चौथा पश्चिमी भारत की विजय तथा पांचवा दक्षिणी भारत की विजय आदि माना जाता है। तो पहले विजय पर हम बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की पंजाब एवं सिंध पर विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम मगध पर आक्रमण किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। नतीजतन चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को मगध से भागना पड़ा। मगध से भागकर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के साथ पंजाब पहुंचा। उन दिनों सिकंदर महान ने पंजाब के राज्यों को जीत रहा था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला तथा उसे मगध पर आक्रमण करने के लिए अनुरोध किया, क्योंकि उसने मन ही मन सोच रखा था कि यदि सिकंदर मगध को जीत ले और भारत से वापस चला जाए तो नंद राज्य पर अधिकार जमा लूँ। इस विचार से चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था, किंतु उसकी बातों से सिकंदर चिढ़ गया और चंद्रगुप्त को मार डालने का हुक्म दिया। पर चंद्रगुप्त मौर्य किसी प्रकार उसके चंगुल से निकलकर भाग गया। सिकंदर के साथ इस प्रवास काल में चंद्रगुप्त ने यूनानी युद्ध कला को नज़दीक से देखा और सीखा। प्लूटार्क ने लिखा है, युवावस्था में एंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था। जस्टिन ने भी एपिटोम में इस बात का उल्लेख किया है। सिकंदर के भारत से वापस जाने के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पंजाब की जनता को यूनानियों के विरुद्ध भड़काया और पंजाब सिंध से यूनानियों को भगाकर चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं उन क्षेत्रों का स्वामी बन गया। जस्टिन ने लिखा है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और अनेक यूनानी गवर्नरों की हत्या कर डाली। यूनानी शासक के विरुद्ध इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ग्रीक
अथवा यूनानी ग्रंथों में वर्णित सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य एवं पालीब्रोथा की पहचान पाटलिपुत्र के रूप में की है। मगध पर विजय 322 ईस्वी पूर्व, पंजाब सिंध पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की ओर कूच किया। मार्ग में पड़ने वाले क्षत्रिय राज्यों पर उसने विजय प्राप्त की। चाणक्य ने हिमालय पर्वतीय राज्य के राजा प्रवर्तक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का गठबंधन कराया। प्रवर्तक और चंद्रगुप्त मौर्य की संयुक्त सेनाओं ने पाटलिपुत्र को घेर लिया। नंद नरेश धनानंद एवं उसके सेनापति भद्रशाल ने संयुक्त सेना का सामना किया किंतु हार गए। इस युद्ध में धनानंद के अमात्य मंत्री शकटार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका के अनुसार नंद नरेश धनानंद का युद्ध में वध कर दिया गया, जबकि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार नंद नरेश धनानंद द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर उसे जीवन दान दे दिया गया और उसे अपने परिवार के साथ एक ही रथ में जितना अधिक खजाना ले जा सके उतना खजाना लेकर पाटलिपुत्र छोड़ देने को कहा गया। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य का मगध साम्राज्य पर अधिकार हो गया और वह भारत के विस्तृत साम्राज्य का शासक बन गया। इस समय तक चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार सिंधु के मुहाने के गंगा के मुहाने तक हो गया था। सेल्यूकस से संघर्ष एवं संधि 305 ईस्वी पूर्व। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का अधिकारी सेल्यूकस निकेटर हुआ। वह अपने सम्राट द्वारा जीते गए भारत के प्रदेशों को पुनः अपने अधिकार में लेने को उत्सुक था। इस उद्देश्य से उसने 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर चढ़ाई की तथा काबुल होते हुए सिंधु नदी पार की। परंतु इस समय भारत का सिकंदर कालीन भारत में से पूर्णतया भिन्न था, अतः सेल्यूकस को विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों के सरदारों के स्थान पर एक संगठित भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का सामना करना पड़ा। एक लंबे संघर्ष के बाद सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ और उसे चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करनी पड़ी। संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस को सिंधु नदी के परे प्रदेश देने पड़े। संधि के परिणाम इस प्रकार थे। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत एरिया, हेरात, पैरेनोपसिडाई अर्थात काबुल जिसकी राजधानी काबुल थी, अराकोसिया अर्थात कांधार एवं जेड्रोसिया अर्थात बलूचिस्तान जिसकी राजधानी मकरान थी दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इसका वर्णन एपियन एवं स्ट्रेबो ने किया है। कुछ विद्वान इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप 500 हाथी प्रदान किए। स्ट्रेबो के अनुसार सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह संधि चंद्रगुप्त मौर्य की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इससे उसका साम्राज्य भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर पारसिक साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगा तथा उसके अंतर्गत अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग सम्मिलित हो गया। इस संधि के परिणाम स्वरूप हिंदुकुश मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के साम्राज्य के बीच सीमा बना। पश्चिम भारत की विजय। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया था। इस अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र प्रांत में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर के रूप में नियुक्त था और उसने वहां सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित सोपारा नामक स्थान से प्राप्त अशोक के शिलालेख से भी चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी भारत पर अधिकार की जानकारी की पुष्टि होती है। अशोक अपने अभिलेखों में इस प्रदेश को जीतने का दावा नहीं करता।
मतलब साफ है कि सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपारा तक का प्रदेश भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही विजित किया गया था। दक्षिण भारत की विजय। तमिल लेखक मामूलनार ने लिखा है कि मौर्य अर्थात मौर्य नामक जाति ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था तथा वे विशाल सेना सहित मदुरा तथा तिनेवेली जिले तक पहुंच गए। मैसूर से प्राप्त अभिलेखों से इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तरी मैसूर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। अशोक के अभिलेखों से भी मैसूर पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन परिलक्षित होता है। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने विंध्य पर्वत के दक्षिणी भाग में एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यक वंशी बिंबिसार के समय आरंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। V.A. स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक प्राकृतिक सीमा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराकर भारत की इस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम और अंतिम सम्राट था जिसने इस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया। इस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त करने में प्रतापी मुगल बादशाह एवं शक्तिशाली अंग्रेज भी असमर्थ रहे थे।